हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 है ये पार्ट 9, जिसका नाम है नागार्जुन। इस पार्ट के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पद्य खंड का है ये चैप्टर। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला है ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा गौरैया। ठीक है। दूसरा है नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे। तो इसका हो जाएगा मैथिली। ठीक है। आगे है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें तीसरा प्रश्न है उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उषा की लाली कविता में सूर्योदय के समय का वर्णन हुआ है। अगला, खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी। ग्रीष्म ऋतु के प्रखर ताप से खेतों की मिट्टी पथराई हुई थी, अर्थात एकदम शुष्क और कठोर हो गई थी। ठीक है। अगला है कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीष्मकाल की लू, धूल एवं आंधी के चलने से कवि ने आसमान को बदरंग बताया है। अगला प्रश्न, उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत कविता के अनुसार उषा काल की प्राकृतिक शोभा कहीं बिखर न जाए, कवि को इसी बात का डर लग रहा था। अगला है कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा उक्त कविता में बर्फीले शिखरों वाले हिमालय को हिमगिरी कहा गया है। ठीक है। आगे है लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें 8वां है वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्षा ऋतु आने से आकाश में बादल उमड़ने घुमड़ने लगे, धरती पर नए अंकुर आ गए तथा सूखी धरती हरी भरी होने लगी। इस ऋतु के आगमन पर मेंढक धरती से बाहर आकर टरटराने लगे तथा झिंगूर भी लगातार मधुर शब्द करने लगे। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मोर जोरों से कूकने और नाचने लगे। कल तक उमस एवं गर्मी से जो प्राणी व्याकुल थे, उन्हें कष्टों से छुटकारा मिलने लगा तथा मेघ बरसने लगे। ठीक है। नेक्स्ट है उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उषा की लाली कविता में तत्सम शब्दों का भाव अनुरूप प्रयोग हुआ है। इस लघु कविता में कवि ने प्रातःकालीन सूर्य को आगे बढ़ता हुआ शिशु बताया है तथा उषा की लाली से हिमालय के शिखरों को स्वर्णिम आभा वाला बताया है। अनुप्रास, रूपक और काव्यलिंग अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद के इस कविता में तुकांतता तथा गेयता का निर्वाह है। इसका शिल्प सौंदर्य सुंदर है। ठीक है। अब है निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें 10वां है कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कल और आज कविता में समय परिवर्तन का वर्णन कर बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में सारा वातावरण एकदम शुष्क रहता है, जल अभाव से धरती पर आर्द्रता नहीं रहती है। ठीक है। ऐसे में किसान निराश हताश रहते हैं, पक्षियों के झुंड धूल में स्नान करते रहते हैं तथा सूखे खेतों में वीरानी छाई रहती है। आकाश से लू और ताप के झोंके आते रहते हैं। इस तरह ग्रीष्म ऋतु का सारा वातावरण तपन भरा रहता है, जो कि अतीव कष्टकारी लगता है। लेकिन वर्षा ऋतु के आते ही सारी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। बादलों की घटाएं गिरने लगती हैं, उनसे वर्षा की बूंदें पड़ने से धरती सरस हो जाती है। बादलों की गर्जना के साथ मोर भी केकारव करने लगते हैं। ऐसे में प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। सभी प्राणियों में प्रकृति परिवर्तन से नवजीवन का संचार हो जाता है। इस प्रकार ग्रीष्म के बाद वर्षा के आगमन का वर्णन कर कवि ने यह मूल भाव व्यक्त किया है कि बुरे समय के बाद अच्छा समय अवश्य आता है, इसलिए बुरे समय को लेकर निराश नहीं होना चाहिए तथा सारे कष्टों को सहन कर आने वाले अच्छे समय का स्वागत करने को तत्पर रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आप भी अपने जीवन में प्रकृति के अनुपम दृश्य को देखते होंगे। किन दृश्यों को देखकर आपका हृदय कवि की तरह प्रफुल्लित हो उठता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रकृति की अनुपम दृश्यों को देखकर प्रत्येक सहृदय व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो जाता है। उदाहरण के लिए जब वसंत ऋतु आती है और सारे पेड़ पौधे, लता, गुल्म आदि की नई कोपलों, नए अंकुर, कलियों तथा रंग बिरंगे पुष्पों से सुशोभित हो जाते हैं तो प्रत्येक सचेतन प्राणी आनंदित हो जाता है। ऐसे परिवेश में भौरे गुलजार करने लगते हैं, कोयल कूजने लगती है तथा समस्त पशु पक्षी भी नए जोश का अनुभव करने लगते हैं। वसंत ऋतु के प्रभाव से प्रेम उल्लास का संचार होने लगता है। इसी प्रकार प्रकृति में प्रातः काल एवं सायंकाल के दृश्य अति मनोरम लगते हैं। उषा काल में सूर्य की लालिमा पर्वत शिखरों, वृक्षों की डालियों एवं ऊंचे भवनों पर पड़ती है। उनकी शोभा अनोखी होती है। सूर्य उदय से प्रकृति में एकदम नवीनता का संचार होने लगता है तथा निद्रा से जागे हुए लोगों में नया जोश भर जाता है। सायंकाल के अस्त होने का दृश्य भी अति मनोरम लगता है। संध्या समय की लालिमा तथा उसके बाद अंधकार के प्रसार का दृश्य भी हारे थके प्राणियों को विश्रांति की सूचना देता हुआ प्रतीत होता है। प्रकृति के ऐसे दृश्यों को देखकर सभी आनंदित होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।